हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि दो विद्युत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। सपोज करें कि हमारे पास एक आवेश Q है। इसको अगर हम प्लस लेते हैं तो इसके चारों ओर का कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर स्थित कोई भी आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। जैसे आवेश यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये जो है इसके नेचर के अनुसार अगर इस पर माइनस है तो आकर्षण और प्लस है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर माइनस है तो आकर्षण और प्लस है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। स्टूडेंट्स, इसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिख लेंगे इसको। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र आवेश के चारों ओर का या चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है पॉजिटिव से के बाहर की ओर, यानी अगर प्लस Q आवेश है तो ये इसके विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी, और जो निगेटिव के अंदर की तरफ होती है यानी माइनस Q अगर है तो इसकी दिशा ये होती है। याद रखिए, पॉजिटिव में विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है यानी पॉजिटिव से दूर, और निगेटिव की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र कितना है इसकी गणना करने के लिए हम एक अलग शब्द को परिभाषित करते हैं जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इसको हम परिभाषित करने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की चर्चा करते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धन आवेश, जिसको हम टेस्टिंग चार्ज भी कहते हैं या परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इसको हम Q0 से डिनोट करते हैं। ये का हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना विद्युत बल कार्य करता है उसी को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मीनिंग दैट विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले
विद्युत बल को यानी लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको लिख लें, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश, जिसको परीक्षण आवेश क्यू नॉट से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इसे एकांक धन आवेश पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम ई से लिखें। अगर हम वेक्टर ई से लिखें तो ये होगा वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, स्टूडेंट इसको नोट कर लें। वेक्टर ई बराबर होगा वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। नोट कर लें इसको, ऊपर का नोट कर चुके होंगे। इसकी यूनिट क्या होगी? मिटा दें इसको। इसकी यूनिट क्या होगी? विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? देखें, हमने इसको लिखा है ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, यानी लिखेंगे यूनिट ऑफ ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट जो होगी न्यूटन और क्यू की यूनिट होगी कूलाम। इसकी यूनिट होगी न्यूटन बाई कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन बाई कूलाम। इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं आप। ई का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? एफ के लिए लिखते हैं, इसका मात्रक होता किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए एम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई कूलाम क्यू के लिए लिखेंगे आई इंटू टी, या और सॉल्व कर लेंगे एम एल टी पावर -2 बाई आई के लिए लिखेंगे ए, टी के लिए टी और सॉल्व करें। ये होगा आपका एम एल टी पावर -3, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ -3 टी पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। अगला हम आप इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। आगे हम लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
इसकी हिंदी लिख लेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु आवेश एक पॉइंट चार्ज, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज Q है, सपोज करते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर कोई बिंदु सपोज करिए P है, इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो हमसे इस प्लस से Q आवेश से r दूरी पर है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पर एक टेस्टिंग चार्ज Q रखते हैं, एक यूनिट चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q रखते हैं और निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर कितना विद्युत बल कार्य कर रहा है। लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, उसके पहले लिख लेंगे, माना हमारे पास एक प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल, ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर। अतः विद्युत क्षेत्र E की परिभाषा के अनुसार जो हमने सूत्र दिया था, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, F बाई Q नॉट होगा। F की हम वैल्यू रख दें, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर इंटू 1/Q नॉट से कैंसिल कर दें, E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। स्टूडेंट अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे E वेक्टर E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इंटू r कैप, होगा Q बाई r स्क्वायर इंटू r कैप। बट स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि वेक्टर r इज इक्वल टू होता r इंटू r कैप, जहाँ r विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकक सदिश है। यहाँ वेक्टर r कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकक सदिश है, और ये वेक्टर r है और ये r का इसका मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर r कैप को हम क्या लिख सकते हैं, r कैप को लिखेंगे वेक्टर r बाई r, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अगर आप चाहें तो इस तरह से मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, मीनिंग दैट r कैप की जगह अगर हम वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा हमको, E इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इंटू वेक्टर r बाई r, या इसी को हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r क्यूब इंटू वेक्टर r। ये वेक्टर फॉर्म में आपका जो है विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है वेक्टर फॉर्म में। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, आगे लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगला हमारा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज यानी आवेशित निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हिंदी लिख लेंगे आवेशित निकाय के कारण, आवेशित निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है जो Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आवेशों से मिलकर बना। सपोज कीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जो Q1, Q2, Q3, Q4 जैसे डैश डैश अगर कर दें तो ये Qn आवेशों से मिलकर के बना है। हम मानते हैं कि इन आवेशों का स्थित सदिश किसी मूल बिंदु के सापेक्ष जो क्रमशः R1 है, वेक्टर R1, और Q2 का R2 है, Q3 का R3 है, और Q4 का हम मानते हैं R4 है, और Qn का हम मानते हैं कि Rn है। मानते हैं, हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है जो Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों का किसी मूल बिंदु के सापेक्ष या ओरिजिन के सापेक्ष स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर R1, R2, R3 अप टू Rn है। इस आवेशित कण के आवेशित निकाय के द्वारा किसी बिंदु P पर, सपोज कीजिए कि किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस निकाय के कारण, इस आवेशित निकाय के कारण किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर Rp है। इसका जो है मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश जो है Rp है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं। हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी बिंदु पर स्थित, किसी आवेशित निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस निकाय की रचना करने वाले सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? किसी आवेशित निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की रचना करने वाले समस्त आवेशों के द्वारा अलग अलग उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का नियम कहते हैं या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसको लिख लेंगे। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? एक लाइन लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? किसी आवेशित निकाय के द्वारा किसी आवेशित निकाय के द्वारा
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की किसी आवेशित निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस निकाय की रचना करने वाले समस्त आवेशों के द्वारा अलग अलग उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेशित निकाय के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस निकाय की रचना करने वाले समस्त आवेशों के द्वारा अलग अलग उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात आगे लिख लेंगे, अर्थात यदि कोई निकाय Q1 Q2 डैश 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 Q1 Qn आवेशित कणों से मिलकर बना है तथा इन आवेशित कणों द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 E2 डैश डैश En हो तो परिणामी रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E नेट लिख लें, या E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश En। स्टूडेंट सारे वेक्टर्स हैं। ये होगा अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, E बराबर होगा वेक्टर E1 E2 E3 अप टू En। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं E का मान रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। E बराबर हमारा क्या होगा, हमने लिखा अभी
E इज इक्वल टू आया है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश En आया है। तो E1 बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको, Q1 बाई R, हम इसको कहते हैं P1 स्क्वायर, और ये RP1 कैप। RP1 क्या है, P की दिशा में विद्युत क्षेत्र का सदिश वेक्टर। RP1 है P की दिशा में आवेश Q1 से P की दिशा में सदिश वेक्टर, और RP1 कैप क्या है, P की दिशा में Q1 से P की दिशा में एकक सदिश वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकक सदिश वेक्टर। U2 क्या होगा, इसी तरह से U2 हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई RP2 स्क्वायर RP1 कैप, या E3 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3, ये हो गया Q3 बाई RP3 स्क्वायर RP3 कैप। स्टूडेंट्स अगर हम 99 के लिए ले लें, 99 आवेश के लिए, तो ये हो जाएगा आपका En बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई RPn स्क्वायर इंटू RPn कैप। स्टूडेंट्स तो ई रिजल्टेंट क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, टोटल क्या है, सबको हम जोड़ दें, सबको जोड़ देंगे, देखिए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या Q1 बाई RP1 स्क्वायर RP1 कैप प्लस Q2 बाई RP2 स्क्वायर RP2 कैप प्लस Q3 बाई RP3 स्क्वायर RP3 कैप डैश डैश हम लिख दें Qn, ये हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा Qn बाई RPn स्क्वायर RPn कैप, या स्टूडेंट इसको सम के रूप में लिख लें, ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, इसको लिख लें QJ बाई RPG, where J is from 1 to n, where J is from 1 to n, ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू RPJ कैप। स्टूडेंट्स RPJ कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको RPJ कैप को हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसको तो आप नोट कर चुके होंगे, तो ये RPJ को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर RPJ इज इक्वल टू RPJ, इसका मॉड हो जाएगा इंटू RPJ कैप, या RPJ कैप को क्या लिख सकते हैं, RPJ कैप इज इक्वल टू होगा RPJ वेक्टर बाई RPJ, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मीनिंग दैट RPJ कैप का यहाँ अगर हम मान रख दें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा
जे फ्रॉम 1 to n क्यू जे बाई आर पी जे स्क्वायर इंटू वेक्टर आर पी जे बाई मैग्नीट्यूड है आर पी जे, ये यहाँ आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, मीनिंग दैट इसको हम लिख देंगे ई इज इक्वल टू, स्टूडेंट सारे वेक्टर्स हैं ये, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n क्यू जे बटे आर पी जे का होल क्यूब ये इसका क्यूब हो जाएगा आर पी जे वेक्टर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर पी जे को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर पी जे को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर जे लिख सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे लिख दें हम, ई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n क्यू जे बाई आर पी माइनस आर जे का होल क्यूब कर दें यहाँ इंटू आर पी वेक्टर आर जी, वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर जी। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया जो है वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, जो टू ये सिस्टम आपसे आ रही, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं इसको हम, स्टूडेंट्स एक फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे आगे, एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बार बार, उसको देख लीजिए। ला या पैरेललोग्राम का उपयोग करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जब दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हो, तो हम ला या पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है ई, और इसे थीटा कोण बनाते हुए ये आपका E1 है और ये आपका है E2। आप जानते हैं ये वेक्टर E2 है, ये वेक्टर E1 है, ये इसके बीच का एंगल थीटा होता है। आप जानते हैं कि अगर हम इसको पैरेललोग्राम के रूप में बना सकें तो इसका रिजल्टेंट इसकी डायगोनल से शो होता है, इसका रिजल्टेंट इसके डायगोनल से, यानी ई नेट इसके डायगोनल को शो करता है। मीनिंग दैट ई नेट जो हम निकालेंगे यहाँ पर, ई नेट जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, 2 E1 E2 cos थीटा। स्टूडेंट्स अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ई है ये E1 से थीटा अल्फा कोण बनाता है, तो हम इस एंगल को भी निकाल लेंगे। ये होगा आपका tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा बटी E1 प्लस E2 cos थीटा। स्टूडेंट्स इस फार्मूले का उपयोग करके हम एंगल और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट ई का मान हम निकाल सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए इसको। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लस 1 माइक्रोकूलाम तथा प्लस 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक माइक्रोकूलाम तथा प्लस 2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, +1 माइक्रोकूलाम तथा +2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक बिंदु ए पर है और एक बिंदु बी पर है। यहाँ पर Q1 बराबर दिया +1 माइक्रोकूलाम और इस पर दूसरा आवेश Q2 दिया है +2 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसके मध्य बिंदु, सपोज कि इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ पर C है, इसके मध्य बिंदु पर जो यहाँ से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धन से बाहर की तरफ होती है और ऋण के अंदर की तरफ होती है, मीनिंग दैट पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती है। यानी ए के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो EA होगा, ये इस दिशा में होगी और बी बिंदु पर स्थित जो आवेश Q2 है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो C पर होगी, ये इस दिशा में होगी। इसकी दिशा जो है ये भी इस दिशा में होगी। मीनिंग दैट रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे कि एक में से दूसरे को घटा देंगे। आप जानते हो कि EB का मान अधिक आएगा तो हम EB में से EA का मान घटा देंगे। लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, या लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु C पर, यह पूछा गया है, या मध्य बिंदु पूछा गया है, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे इसको EB माइनस EA। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, एक लेफ्ट साइड में है दूसरा राइट साइड में है, तो इसका अंतर जो इसका रिजल्टेंट होगा EB क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले तो हम EA देख लें। EA बराबर क्या होगा आपका? ये लिखेंगे K का मान जो होता है 1/4πε0। इसको हम एक साथ लिखते हैं, जब हमारी वैल्यू आएगी तो बाद में अंत में इसके रिजल्टेंट में पुट कर देंगे इसके मान। ये हो गया Q1/R, R1 का मतलब हो गया AC²। ये कितना हो जाएगा? AC²। और इसको EB क्या होगा आपका? EB होगा Q2/A BC इसके बीच की दूरी होगी, ये होगी आपकी BC²। ये वैल्यू हम रख दें इसमें, तो यहाँ पर आपका E नेट क्या हो जाएगा? E नेट बराबर होगा EB का मतलब है कि Q2/BC² माइनस Q1/AC²। मान रख दें हम, K का मान रहने दें, K दोनों में कॉमन ले लें हम इसको। ये आपका Q2 का मतलब है 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁶ बटे BC² का मतलब है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे, 10⁻2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस K का मान के हमने कॉमन ले लिया है, Q1 का मतलब 1 × 10⁻⁶ बटे AC² 10
गुणे 10 घाते ऋण 2 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, सॉरी ई नेट बराबर हो जाएगा आपका, ई नेट बराबर हो जाएगा के, ये आपका हो जाएगा के की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे हो जाएगा, ये होगा आपका 10, यहाँ पर 10 है और 10 घाते ऋण 2 है, तो 10 घाते ऋण 1 हो जाएगा, स्क्वायर होगा 10 घाते ऋण 2 हो जाएगा, ये होगा 10 घाते ऋण 2 माइनस 1 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे 10 घाते ऋण 2 यहाँ भी होगा, या इसको हम सॉल्व कर लें, ये नेट बराबर क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 घाते ऋण 4, 10 घाते ऋण 4 माइनस 1 गुणे 10 घाते ऋण 4, ये हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते ऋण 4, ये हो जाएगा के इंटू 1 गुणे 10 घाते ऋण 4, 1 गुणे 10 घाते ऋण 4, वैल्यू रख दें स्टूडेंट्स, के की वैल्यू रख दें, तो ई नेट बराबर क्या होगा, ई नेट बराबर होगा आपका, के की वैल्यू कितना होगा, 9 गुणे 10 घाते 9, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 पावर -4, यानी ये हो जाएगा ई नेट बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन बाई कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसी को माइनस बना देते हैं, अगर क्या होगा तब बता दें, इसको पास करके नोट करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है +1 माइक्रो कूलाम में -2 माइक्रो कूलाम बना देते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम -2 बना देते हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा, +1 माइक्रो कूलाम तथा -2 माइक्रो कूलाम के दो आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये इस तरह से है, देखिए सपोज करिए कि ये दो पॉइंट हैं ए और बी, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, इसका मध्य बिंदु सी है, यहाँ पर जो आवेश है Q1 बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलाम, ये प्लस में दिया है, और Q2 का मान यहाँ पर दिया है -2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर माइनस है, उसमें और इसमें अंतर यही है कि ये माइनस यहाँ पर है, और ये इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं दिया गया है, ये इसके बीच की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये मध्य बिंदु है तो ये होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अब इस Q1 आवेश के कारण C पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कि ये है आपका EA, इसकी दिशा आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, और B के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, सपोज करिए कि यह आपका है EB और इसकी दिशा भी इनवर्ड होगी क्योंकि ये माइनस है, मीनिंग दैट ये रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन मध्य बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर हो जाएगा वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB, ये बराबर हो जाएगा कि Q1 बटे Q1 है तो AC हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस कि Q2 बटे BC स्क्वायर, Q2 बटे BC स्क्वायर, मान रख दें हम इसका के तो सब में है, कॉमन ले लें या रहने दें ऐसे, के
Q1 का मतलब है 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे 10 गुणे 10 घाते ऋण 2 का स्क्वायर प्लस कि 2 गुणे 10 घाते ऋण 6 बाई 10 गुणे 10 घाते ऋण 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 10 घाते ऋण 2, ऊपर जाएगा 10 घाते ऋण 4 हो जाएगा, ये गुणे 10 घाते ऋण 4 हो जाएगा, एक गुणे कर देंगे प्लस के या 2 के कर दें हम इसको, 2 के गुणे 10 घाते ऋण 4 छोड़ दें इसको, ये हो जाएगा आपका 3 के गुणे 10 घाते ऋण 4। के की वैल्यू रख दें स्टूडेंट, यहाँ के की वैल्यू रख देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -4, ये हो जाएगा 3 9 जा 27 इंटू 10 पावर 5, या ये हो जाएगा आपका 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। 2.7 गुणे 10 घाते 6 न्यूटन प्रति कूलम इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास करके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Q1 तथा Q2 आवेश, Q1 तथा Q2 आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बीस सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। नंबर 1, यदि Q1 बराबर +1Q +1 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, और दूसरा यहाँ लिख लेंगे, यदि पहला और दूसरा है Q1 बराबर +1 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर है -9 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट प्रश्न को देखिए, एक आ रहा है Q1 तथा Q2, कह रहा है Q1 तथा Q2 आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
Q1 तथा Q2 आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? यदि Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलाम, Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर -9 माइक्रोकूलाम। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन देखते हैं इसको। पहला देख, ये कह रहा है कि ये आपके पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 बराबर दिया है +1 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर दिया है +4 माइक्रोकूलाम। ये आपका सपोज दैट यह है A और यह है B। ये आपका A है और ये आपका B है। ये कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? स्टूडेंट हमारे पास है, हम एक पॉइंट अगर यहाँ लेते हैं तो देखिए इस पर क्या मिलेगा। इस पर जानते हो प्लस आवेश है तो आउटवर्ड होगा, इस पर भी ई की दिशा जो है ई की दिशा इधर होगी और यहाँ भी ई की दिशा इधर ही होगी, ई बी की दिशा भी इधर होगी। तो क्या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है? नहीं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। और उसी तरह से यहाँ भी अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो ये यहाँ भी इसकी दिशा जो है अगर हम देखें तो ई की दिशा ये होगी और ई बी की भी दिशा यही होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों की दिशा एक ही तरफ होगी। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी शून्य नहीं होगी। मीनिंग दैट इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लीजिए कि यह जो तीव्रता छोटे आवेश से x दूरी पर है, छोटे आवेश x दूरी पर स्थित किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है शून्य होगी। माना छोटे आवेश से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया? ये आपको दिया ही है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आपका है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस x हो जाएगा। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो होगा इसकी दिशा जो है ई की दिशा ये होगी और इसी बिंदु पर C पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यानी ई बी की दिशा जो है इधर होगी। अर्थात हम लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी यदि ई नेट इज इक्वल टू ई बी माइनस ई इज इक्वल टू 0। मीनिंग दैट ई बी इज इक्वल टू ई हो जाए, ई बी इज इक्वल टू ई हो जाए। ई बी का मान कितना होगा स्टूडेंट्स? ये होगा ई बी के लिए हमने लिख दें कि इस यहाँ पर Q2 बाई BC स्क्वायर और इधर कितना होगा ई ए का मतलब है कि Q1 है बटे AC स्क्वायर। वैल्यू रख दें हम के से तो यहीं काट दें पहले। Q2 आपका है 4 माइक्रोकूलाम, यानी ये हो जाएगा 4 हम इसलिए लिख रहे हैं माइक्रोकूलाम को कूलाम में इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी माइक्रो आएगा, यहाँ भी माइक्रो आएगा, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है बदलने से, कोई लाभ नहीं होगा। और BC में यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो भी कट जाएगा, इससे बदलने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। ये आ गया आपका 20 माइनस x, 20 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर Q1 यानी 1 बटे ये हो गया x स्क्वायर। और सॉल्व करें इसको हम कह देंगे 2 बाई, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें अगर इसका तो ये हो जाएगा
2/20 माइनस यक्स इज इक्वल टू 1/x, या ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 20 माइनस यक्स, या 3x बराबर हो जाएगा 20, यक्स बराबर हो जाएगा 20/6, 6 3 18 और 2 20, 3.33 के लगभग है, सॉरी ये 3 आएगा, ये 3 है, ये होगा 3 6 18 और 3 6 18 लगभग इतना सेंटीमीटर, 7 कर दें निकटतम मान 6.67 सेंटीमीटर पर, कहाँ से, छोटे आवेश से 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट क्या दिया है, पास करके नोट कर लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सपोज कीजिए कि हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं, यह Q1 बराबर दिया है +1 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर दूसरा आवेश Q2 दिया है -9 माइक्रो कूलम, और सपोज कीजिए कि ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B है, इसके बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, दिया है इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ मध्य बिंदु पर, तो इसके लिए जो आपका EA आएगा, EA का मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहाँ लेते हैं, EA का मतलब इसके बाहर की तरफ इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और EB की जो अगर ले ले यहाँ भी EB, इसके कारण जो होगा तो इसकी दिशा माइनस है तो इधर ही होगी, यानी इसके मध्य बिंदु पर कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, यानी इसके बाहर कोई बिंदु हमको देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये EA की दिशा जो है आपकी इधर होगी और इधर जो होगी EB की दिशा होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो सकती है, साथ ही साथ यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो सकती है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने का मतलब है कि यह आवेश बहुत छोटा है और बहुत अधिक दूरी पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बहुत कम होगी, इसलिए बड़े आवेश से कंपेयर करना इससे जो है कंपेयर नहीं हो सकता, यानी 0 होने की संभावना बहुत कम होती है। यहाँ पर कोई बिंदु अगर हम C ले लें तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने की संभावना सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q1 से जो छोटा आवेश है दूरी कम है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और अधिक दूरी पर जो बड़ा आवेश है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बराबर और विपरीत दिशा में हो सकती है। सपोज कीजिए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA के कारण जो है आपकी इधर है, पॉजिटिव है, बाहर की तरफ होगा, और इस पर जो है B के कारण ये इसकी दिशा इधर होगी, यानी बिंदु C पर लिखेंगे, सपोज करिए कि ये यहाँ से जो है x दूरी पर है, ये Q1 आवेश से x दूरी पर है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर हो जाएगा आपका 20 + x हो जाएगा, 20 + x दूरी पर होगा। लिख लेंगे आगे, माना छोटे आवेश +1 माइक्रो कूलम से बाहर की ओर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यानी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी कब, यदि आगे लिखेंगे यह तभी संभव है
यह तभी संभव है जब ई बराबर हो जाए ई भी। दोनों विपरीत दिशा में है, माइनस होगा तो शून्य होना चाहिए माइनस होने पर, यानी कब शून्य होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी ये हो जाएगा आपका कि Q1 बटे AC स्क्वायर बराबर कि Q2 बटे BC स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दें कि Q1 का मतलब है 1 माइक्रोकूलम बटे AC स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर, AC स्क्वायर यही x स्क्वायर है, बराबर कि इंटू 9 गुणे 10 9 रहने दें, इसको माइक्रोकूलम में अंतर हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा B से C के बीच की दूरी 20 प्लस x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, के से कट गया, ये हो गया आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9 बाई 20 प्लस एक्स, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 20 प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, या हो जाएगा 2x बराबर 20, x बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। x बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों आवेशों के बाहर यानी सी से ए से छोटे आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फिगर से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिख लें निम्न चित्र में बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स एक हम फिगर ये बना लें। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर है प्लस Q, यह है आपका E, यह B, यह C, यहाँ पर है प्लस Q, यहाँ पर है माइनस Q, यहाँ पर जो चार्ज है आपका माइनस Q है, ये दूरी आपकी ये है, ये भी दूरी ये है, और ये भी दूरी ये है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये चित्र एक है। दूसरा, सपोज कीजिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये और यह भी ये है, ये आपका ए है, बी है, सी है, ये दूसरा फिगर है। और यहाँ पर प्लस क्यू है, ये यहाँ पर भी प्लस क्यू है, ये मैं बी इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी प्लस क्यू है। और तीसरा, हम एक स्क्वायर ले लें, तीसरा एक स्क्वायर ले लें हम, ये आपका है ए बी सी डी, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है,
यहाँ भी प्लस क्यू है, या ये है, ये भी ये है, और ये भी ये है, ये भी ये है। ये आपका फिगर नंबर 3 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला फिगर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में ये आपका दिया है ऐसे, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये बिंदु है आपका ए बी सी, ये है प्लस क्यू। इसके कारण इस पर देखिए जो विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ से इसकी दिशा ये होगा। इस पर जो है बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु सी पर होगी, ये इस दिशा में होगी। मीनिंग दैट इसको मैं लिख लेता हूँ ई ए लिख लेता हूँ, और यहाँ पर दिया है माइनस क्यू चार्ज। इसके कारण आप जानते हैं इन्वर्ट होगा, इसकी दिशा ये होगी, या हो गया ये ई बी, इसकी दिशा ये हो जाएगी, ये हो गया आपका ई बी। इसका रिजल्टेंट ये ई नेट इधर आएगा, ई नेट आपको इधर मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें निकाल लें ई ए का मान क्या होगा। ई ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई ए का मान हो जाएगा कि ये है आपका क्यू बाई ये दूरी आपकी ए थी, दिया है ये, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ए है आपकी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसी तरह से आपका ई बी निकाल ले, ई बी क्या होगा कि ये भी आपका क्यू है, देखिए माइनस क्यू है, यानी हम चिन्ह इसमें नहीं लगे। ध्यान दीजिए कि आप चिन्ह को जो है ना तो फोर्स वाले में ना तो फील्ड वाले में आप चिन्ह कहीं मार नहीं रखेंगे, ये केवल उसके डायरेक्शन को शो करता है। केवल जो अब हम विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल केस में जब देखते हैं तो वहां पर चिन्ह को रखते हैं, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रखते हैं। ये हो जाएगा आपका के क्यू बटे ए स्क्वायर, के क्यू बटे ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए कि ई ए बराबर ई बी, सपोज करिए कि यह ई है, ई बी ई ए बराबर ई बी, ये सपोज करें कि ई है। अतः हम इसका ई ए तथा ई बी का रिजल्टेंट निकाल लें। अतः ई ए तथा वेक्टर ई बी का परिणामी ई नेट बराबर होगा अंडर रूट ई ए स्क्वायर बराबर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई बी कास थीटा, 2 ई बी कास थीटा, या ई नेट बराबर क्या होगा, वैल्यू रख दें। ई ए को यह आपका ई ही माना गया है, ई स्क्वायर प्लस 2 ई कास थीटा। ये स्टूडेंट्स ये थीटा है, देखो ये इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये होगा 180 में से अगर 60 निकालो तो 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मीनिंग दैट कास 120 लिखेंगे, कास 120 का मान -1/2 होता है, यानी ई नेट हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 ई स्क्वायर माइनस या प्लस 2 ई स्क्वायर गुणे 1/2, ये -1/2 कर देंगे, -1/2, 2 से कट गया, यानी यहाँ पर आएगा, इसको माइनस हो जाएगा, इसमें घटाएं ई स्क्वायर होगा, यानी ई नेट आपका आ जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा ई, ये मान रख दें हम के क्यू बाई ए स्क्वायर, या के की वैल्यू रख देंगे तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी ई नेट। किस पर, सी पर, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया।
अब अगला देखते हैं, अगला जो फिगर है टू देखते हैं, पास करके इसको नोट करिएगा। फिगर 2 देखते हैं, इस फिगर को मिटा दें हम, इसको मिटा दें, कोई मतलब नहीं इससे है। चल फिगर 2 देखते हैं। फिगर 2 में क्या दिया देखिए, ये ऐसे दिया है, यह है आपका ए, क्यू बराबर है प्लस क्यू, और यहाँ पर है आपका बी, क्यू बराबर है प्लस क्यू, या ऐसे सीधे प्लस क्यू लिख दें, कोई यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। ये बिंदु आपका सी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो ए के कारण इधर होगी, ये होगा ई ए, और ये प्लस है इसके कारण इधर होगी, ये होगा ई बी, ये होगा इधर। इसके बीच का एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट, ये 60 है, ये भी आपका 60 होगा, ये आपका ए है और यहाँ भी आपका ए है। अब ई ए क्या होगा, देखिए ई ए वेक्टर ई ए बराबर हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसके बीच की दूरी ये है और ये चार्ज क्यू है, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका होगा के क्यू बटे ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ई ए बराबर है इसका मैग्नीट्यूड ई बी, सपोज करिए कि यह ई है, सपोज करिए कि ये कितना है, ई है, अतः इसका नेट कितना होगा, इस दोनों के बीच में ई नेट होगा, और दोनों अगर बराबर हैं तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, ई नेट लिखेंगे, अतः वेक्टर ई ए तथा वेक्टर ई बी का परिणामी ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई बी कास थीटा, तो ई बी कास थीटा, या ई नेट बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू कास 60, ये कितना हो जाएगा कास 60। स्टूडेंट कास 60 का मान कितना होता है, करणी में 3 होता है, 1/2 होता है, कास 60 का मान 1/2, तो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर गुणी 1/2 गुणे 1/2, 2 से काट दें, यानी ये हो जाएगा 3 ई स्क्वायर, यानी ई रूट 3 हो जाएगा। इसका मान रख दें ई का कि क्यू बटे ए स्क्वायर रूट 3, और चाहे तो के की वैल्यू भी रख दें, के की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रूट 3 बाई ए स्क्वायर, क्यू रूट 3 बाई ए स्क्वायर। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया, नोट कर लिए। अब एक सवाल और है, इसको एक पार्ट देखते हैं इसका, नोट कर लें इसको। नोट कर लीजिए, चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका, पास करके नोट करिएगा। इसको अब सेकंड पार्ट भी मिटा दूं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या दिया है, थर्ड पार्ट क्या दिया है, तीसरा पार्ट इसका, ये एक स्क्वायर दिया गया है, एक स्क्वायर है, यह है आपका ए बी सी डी,
सब पर प्लस क्यू चार्ज है, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इसके कारण जो सी है आपका, इसके कारण जो डी है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, इसको मैं ईडी लिख दूं, और बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी, इसको मैं ईबी लिख दूं, और ये इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए पर, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी, ये आपका हो जाएगा ई ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई ए। स्टूडेंट्स ये देखिए स्क्वायर है, अगर ये दूरी आपकी ये है, ये भी दूरी ये है, ये भी दूरी ये है, स्क्वायर है, सारी साइड्स इसकी बराबर होंगी। ये कितना होगा आप देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a², ये बाहर हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ई बी ई डी और ए का पहले मान निकाल लें, लिखेंगे ई बी क्या होगा, पहले ई बी बराबर होगा के क्यू बटे a², बीच की दूरी ए है, और ई डी बराबर क्या होगा, ई डी ये बराबर क्या होगा, के क्यू बटे a², और ई ये बराबर क्या होगा, ई ये बराबर होगा के क्यू बटे a√2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के क्यू बटे 2a², 2a²। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसका ई बी और ई डी का परिणामी निकाल लेंगे, तो वो उसकी भी दिशा सपोज करें इधर ही आएगी, तो सपोज करें कि यह ई डैश है, लिखेंगे ई बी तथा ई डी, वेक्टर ई बी तथा वेक्टर ई डी का परिणामी वेक्टर ई डैश, ये क्या आएगा, वेक्टर ई डैश बराबर √ हो जाएगा ई बी² प्लस ई डी² प्लस 2 ई डी कास थीटा, तो ई बी ई डी कास थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ई बी ई डी, ये ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो ये है आपका ई बी बराबर ई डी, सपोज करिए कि यह ई है, ई बी बराबर ई डी बराबर ई है, देखो दोनों में ये बराबर है, क्यों बराबर है, तो ई बी वेक्टर ई बी है, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ये आपका हो जाएगा वेक्टर ई डैश बराबर हो जाए √, ये हो जाएगा e² प्लस e² प्लस 2 ई बी ई इंटू कास 90। इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कास 90, ये फैक्टर 0 हो जाएगा ये टर्म, तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश बराबर हो जाएगा √2e² बराबर हो जाएगा e√2, हो जाएगा e√2। ई का मान रख दें, ये आपका हो जाएगा के क्यू बटे a²√2 आता। आगे लिखेंगे अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र ई नेट, देखिए ई डैश और ई ये जोड़ दें, ये होगा ई डैश प्लस वेक्टर ई ए, ये बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश का मान अभी हमने निकाला है के क्यू बाई a² √2 प्लस इसका मान है, यहाँ देखिए के ए बटे 2a², 2
2a², ये कुछ कॉमन ले लेंगे, KQ/A² कॉमन ले लें, KQ/A² कॉमन ले लें, ये हो जाएगा √2 + 1/2, √2 + 1/2, ये हो ई नेट, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग विद्युत बल रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।